Good morning, student. My name is Kapil Sharma, and I have more than 3 year experience in CAD designing as a CAD trainer. I'm working in present time. I'm working in Slog Solution, जो कि देहरादून में स्थित है आईएसबीटी के पास। और जो आज हम डिस्कस करना चाहते हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑटोकैड। ऑटोकैड क्या यूज होता है, ऑटोकैड हमें क्यों करना चाहिए, इंडस्ट्री की क्या नीड होती है ऑटोकैड की, और प्रेजेंट टाइम में जो ड्राइंग्स बनाने की जो मेथड है हम ऑटोकैड को उसे कहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे आज ऑटोकैड में कवर करेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन का जो फर्स्ट पेज है वो हमारे स्लॉक का लोगो है और ऑटोकैड आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन समझते हैं कि ऑटोकैड के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ऑटोकैड का पहले इंट्रोडक्शन है कि ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन क्या है, उसका यूजर इंटरफेस कैसा है, उसके वर्किंग प्रोफाइल कैसी है, ये सारी चीजें हम वन बाय वन कवर करते रहेंगे। लिस्ट ऑफ वर्जन कि हमें कौन सा वर्जन का यूज करना चाहिए, उसके लिए भी कुछ सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, मैं आपको आगे बताते रहूंगा। एडवांटेज ऑटोकैड और डिसएडवांटेज ऑफ ऑटोकैड, ऑटोकैड क्यों करना चाहिए और ऑटोकैड करने के बाद और क्या सॉफ्टवेयर करनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको एक प्रोडक्ट डिजाइन साइकिल में बताऊंगा। फिर आता है कि ऑटोकैड, वर्किंग ऑन ऑटोकैड, कि हम वर्किंग कैसे ऑटोकैड के अंदर करते हैं, हाउ ऑटोकैड वर्क। तो इसके अंदर कुछ हमारी जो मैंने आपको दिखा रखा है फ्रंट पेज में, उसके अंदर कुछ लाइन पॉली लाइन हैचिंग, ये सारी ऑटोकैड की कमांडें हैं जिनको हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत स्लाइडिंग बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इंट्रोडक्शन में क्या है। ऑटोकैड को सबसे पहले यूएसए ने लॉन्च किया था, ऑटोडेस्क ने लॉन्च किया था इसको ने। ऑटोकैड दो वर्ड्स का बना हुआ है, ऑटो प्लस कैड। ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक, कैड का मतलब होता है ऐसा एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर। तो कहने का मतलब ऑटोकैड की जो फुल फॉर्म हुई वो होती है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। सबसे पहले इसे यूएसए ने लॉन्च किया था, ऑटोडेस्क कंपनी ने। ठीक है, इसके अंदर जब वर्किंग करते हैं तो 3 प्रोफाइल में करते हैं, 2D, 3D एंड आइसोमेट्रिक। वो मैं आपको आगे आगे कवर करते रहूंगा। लिस्ट ऑफ वर्जन हमें कौन कौन से जो पहले कैसे था, सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या थी, पहले ऑटोकैड कैसे होता था ओल्डेज वर्जन में, अब प्रेजेंट टाइम में ऑटोकैड की क्या क्या वर्जन है, उसके अंदर क्या क्या फीचर है, वो सारे हम इसके अंदर कवर करेंगे। ये कुछ उसके प्रोफाइल हैं ऑटोकैड के अंदर कि हम कैसे कैसे इसे करते हैं। सेव टाइम्स, इजी स्केच, है ना, ये इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आगे मैं वन बाय वन करके आपको दिखा सकता हूँ। ये चीजें जो ये इंटरफेस है जो हमने दिखा रखे हैं, पॉलीलाइन लाइंस दिखा रखी हैं, ये आपका प्रोजेक्ट दिखा रखा है कि 2D वर्क हम ऐसे करते हैं, हैचिंग प्रोफाइल दिखा रखी है ना, और ये 3D प्रोजेक्ट दिखा रखा है। तो धीरे धीरे हम वन बाय वन पढ़ते रहेंगे। तो आते हैं तो हम आते हैं ऑटोकैड के बारे में, शुरू से इनिशियल लेवल से हम ऑटोकैड कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ऑटोकैड, पहले तो इसका नाम लिख देता हूँ। मैं आपको इसकी पहले हिस्ट्री समझाना चाहता हूँ। हिस्ट्री का मतलब होता है कि जिस सॉफ्टवेयर को हम लर्न करना चाहते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया, कहाँ से। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। ऑटोकैड को 1982 में, 1982 में सबसे पहले यूएसए ने लॉन्च किया था। तब इसका नाम ऑटोकैड नहीं था, तब इसका नाम था रही, और इसका फर्स्ट वर्जन था R1। जिस कंपनी ने इसे लॉन्च किया था उस कंपनी का नाम था ऑटोडेस्क। और ये ऑटोडेस्क किसकी कंपनी है, ये है अमेरिका की, यूएस। क्लियर। ऐसे ही हम चलते गए 1987 में ये अपना इंडिया में आ गया था। क्लियर यहाँ तक। देन उसके बाद 1999 में इसका नाम रिली था, पहले क्या नाम था, रिली। इसका लास्ट वर्जन था वो R11 था। क्लियर यहाँ तक। सन 2000 में, 2000 में इसका नाम पड़ गया ऑटोकैड। और जो इस टाइम लेटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है ऑटोकैड 2024। क्लियर यहाँ तक। तो यानी कि इसका जैसे जैसे हमारे ईयर बढ़ जाते हैं वैसे इसका इसका एक एक प्रोसेस बढ़ता जाता है। तो इतना हमने कवर कर दिया इसके अंदर, है ना। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आते हैं वर्किंग। वर्किंग ऑटोकैड।
ऑटोकैड की हिस्ट्री हमने पढ़ ली है। सबसे पहले यूएसए ने लॉन्च किया था, तब इसका नाम रिले था। फर्स्ट वर्जन R1 था। जिस कंपनी ने लॉन्च किया था ऑटोडेस्क था। इंडिया में आया था 1987 में, तब भी इसका नाम रिले था। ऑटोकैड का नाम पड़ा ऑटोकैड कब? 2000 में। अब प्रेजेंट टाइम में 2024 का इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। अब आते हैं कि वर्किंग ऑन द ऑटोकैड, ऑटोकैड के अंदर काम कैसे करते हैं। तो ऑटोकैड के अंदर काम करने के तीन मेथड है: 2D, 3D एंड आइसोमेट्रिक। क्लियर? अब ऑटोकैड को हम बेसिकली कहते हैं ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर। इट इज ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हम क्या क्या स्केच बनाते हैं, उसकी डिजाइनिंग करते हैं। तो इसे इसलिए हम ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ड्राफ्टिंग का मतलब कोई भी ऐसा स्केच जिसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसके हम डायमेंशन दे सकते हैं, या कोई भी स्केच जिसको हम प्रॉपरली तैयार कर सकते हैं विद डायमेंशन, उसे हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। तो इसके अंदर हम प्रोफाइल, मैंने आपको बता दिया, 2D कर सकते हैं, 3D कर सकते हैं एंड आइसोमेट्रिक कर सकते हैं। और वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कि 2D किसे कहते हैं और 3D किसे कहते हैं और आइसोमेट्रिक किसे कहते हैं। 2D का मतलब होता है टू डायमेंशनल, लाइक दिस इज एक्स एंड वाई। इसके अबाउट अगर कोई ड्राइंग्स बन रही है तो ये क्या कहलाता है? 2D कहलाता है। ठीक है। देन उसके बाद आपका आ जाता है, मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद आता है 3D। यानी मैं आपको 3D बता रहा हूँ, 2D बता रहा हूँ एंड आइसोमेट्रिक बता रहा हूँ। तो इसकी डेफिनेशन है, अगर मैं 3D की बात करूँ तो ये क्या है? तीन प्लेन में बनता है, दिस इज एक्स, वाई एंड जेड। और ये बनता है दो प्लेन में, एक्स, वाई। और ये जो बनता है, ये भी आपका कहाँ बनता है? तीन प्लेन्स में बनता है, दिस इज एक्स, वाई एंड जेड। क्लियर यहाँ तक? अब 2D की डेफिनेशन क्या है? तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इट्स टू डायमेंशन एंड इट्स ड्रॉ ऑन द पेपर। ठीक। 2D एक ऐसा स्केच है जिसकी दो डायमेंशन होती है और उसको एक पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं 3D की बात करूं, तो 3D की अगर मैं बात करता हूं, तो 3D क्या होता है? तो इट्स थ्री डायमेंशन एंड डू नॉट ड्रॉ ऑन द पेपर। जिसको क्या है, पेपर पे कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, वो 3D कहलाता है। एंड देन लास्ट, इट इज द आइसोमेट्रिक। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ ऐसे करती है। This, 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 this. तो ये क्या है बच्चों? ये क्या है? ये है आइसोमेट्रिक ड्राइंग। कहने का मतलब ये है कि आपका 3D वैसे डायग्राम है जो पेपर के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो अब ऐसा कोई प्रोफाइल होती है, ये ये 3D की तरफ फील करवा दिया आपको, तो ये ऐसी ड्राइंग को हमको कहते हैं, इसे कहते हैं हम आइसोमेट्रिक। तो अगर आइसोमेट्रिक की डेफिनेशन लिखनी पड़े तो कैसे लिखेंगे? तो इट्स लुकिंग लाइक 3D बट एक्चुअली जो है ये क्या है? 2D है। दैट्स इट। ये डिफरेंट था किस किस में? ड्राइंग्स में। यानी कि ड्राइंग में जो 2D, 3D एंड आइसोमेट्रिक है, उनके अंदर वर्किंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर कवर कर ली। अब आते हैं ड्राइंग एंड डिजाइन। क्या डिफरेंट है ड्राइंग एंड डिजाइन में? तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये समझते हैं कि ड्राइंग या डिजाइन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, है ना? तो ये आया था, ड्राइंग या डिजाइन जो कॉन्सेप्ट होता है, वो किसी पर्टिकुलर अगर डाटा हमारे पास गिवन है, तो उसको एक प्रोफाइल के अंदर एक स्केच तैयार करना, लाइक मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ कुछ ऐसा, तो इसे क्या कहेंगे? डिजाइन या ड्राइंग। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ।
जिसे हम ईडी की हेल्प से बनाते हैं। तो ड्राइंग जो होती है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैंने कोई यहाँ पे एक स्केच बनाया मैंगो का, और एक स्केच यहाँ मैंने बनाया रेक्टेंगल का। इसके अंदर मैंने प्रॉपर 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर मैं ड्राइंग की बात करूँ तो ड्राइंग एक रफ स्केच होता है जिसको किसी चीज के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। इट्स अ रफ स्केच, दे आर ड्रॉ ऑन द रिप्रेजेंट ऑन द ड्राइंग्स। कहने का मतलब ये है कि जिसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है एक ऐसा स्केच जिसकी कोई टेक्निकल डाटा ना हो। दे आर नॉट एनी टेक्निकल डाटा, दे आर नॉट गिवन एनी टेक्निकल डाटा लाइक रेडियस, डायमीटर एंड समथिंग एनी डायमेंशन। तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं जिसमें हमारे पास कोई टेक्निकल डाटा ना हो, लाइक जैसे दे गिवन एनी टेक्निकल डाटा, टेक्निकल डाटा लाइक डायमेंशन, रेडियस एंड डायमीटर। अब देखो, क्या मैंने इसकी रेडियस शो करी? नहीं। क्या मैंने इसकी रेडियस शो करी? इस जो आर्क लगाया मैंने इसकी रेडियस मैंने शो करी? नहीं। क्या मैंने यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन शो करी? कुछ भी नहीं। तो ऐसा डायग्राम या ऐसा स्केच जो विदाउट डायमेंशन एक रफ स्केच के लिए बनाया जाए किसी चीज को शो करने के लिए, उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। और जिस ऐसा ड्राइंग्स है, ऐसा स्केच जिसको प्रॉपर डायमेंशन के अकॉर्डिंग सेट करें, यानी कि गिवन ऑल टेक्निकल डाटा, दैट इज फॉर यानी डिजाइन वो स्केच होता है जिसमें आपको प्रॉपर आल टेक्निकल डाटा, रेडियस, डायमीटर, है ना, डायमेंशन दिया हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम डिजाइन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब आता है ऑटोकैड। ऑटोकैड को हम कैसे कैसे यूज करते हैं मैं वन बाय आपको बताते रहूंगा कि कैसे कैसे उसका यूजर इंटरफेस है। बट थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, क्योंकि ऑटोकैड को समझने से पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं। तो क्यों ऑटोकैड की नीड पड़ी, यानी कि वाई आर यूज ऑफ, क्यों हम ऑटोकैड को यूज करें। ऑटोकैड के यूज करने के कई मेथड हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो हमारा मेथड है ऑटोकैड क्यों यूज करना चाहिए, तो ड्राइंग और डिजाइन। मैंने आपको कहा ना कि ड्राइंग एंड डिजाइन। ड्राइंग और डिजाइन का मतलब ये हुआ कि ड्राइंग और डिजाइन बनाने की दो मेथड है, एक है मैन्युअली और एक है ऑटोमेटिक। अब मैन्युअली क्या है? जैसे हैंड, हाथ से बनाई ड्राइंग कहलाती मैनुअल मेथड कहलाती है। ऑटोमेटिक का मतलब होता है डिजिटल जो बनाएगी, वो डिजिटल या कंप्यूटर से बनाएगी, उसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक ड्राइंग। अब इनके अंदर क्या डिफरेंस है वो मैं आपको वन बाय वन बताते रहता हूँ। देखो, मैनुअल से बनाई हुई ड्राइंग्स कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकती है, यानी कि अगर आपने कोई हाथ से कोई ड्राइंग बनाई है तो एक्यूरेट नहीं हो सकती। दूसरा क्या है? इट्स प्योर एक्यूरेट। ठीक है, ये क्या है? एक्यूरेट नहीं हो सकती है, बट ये क्या है? प्योर, जितनी आप अच्छे से क्या है एक्यूरेसी दे सकते हो वो हो सकता है। मैनुअल मेथड क्या है? मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। क्या कहने का मतलब, अगर मैंने एक ड्राइंग बनाई कुछ ऐसी, ये आपने डाल दी दिस इज 50 सेंटीमीटर, और बाद में पता चला कि ये तो 50 सेंटीमीटर था ही नहीं, ये था 80 सेंटीमीटर, क्या करोगे आप बताओ? फिर उसे क्या कर दोगे आप? उस जो स्केच बना उसको रफ करोगे, दोबारा खींचोगे। तो कहने का मतलब, अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या है, ये एक टाइम टेकन प्रोसेस है। कौन सा? मैनुअल मेथड। कहने का मतलब जो मैनुअल मेथड होगा
वो आपका क्या है, एक्यूरेट भी नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा, और मॉडिफिकेशन उसमें नहीं हो पाएगी, मॉडिफिकेशन नॉट पॉसिबल। जैसे कॉपी पेस्ट, है ना, ऑफसेट, ये सारी चीजें नहीं हो पाएगी इसके। बट एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इट्स टाइम टेकन, टाइम टेकन, ये बहुत ज्यादा टाइम टेकन है, जबकि आपका जो ऑटोमेटिक मेथड है, ये क्या है, एक्यूरेट भी है। दूसरा, मॉडिफिकेशन इजिली हो जाता है, हाँ, इजी। दूसरा, लेस टाइम टेकन। क्लियर है? तो अब बताओ, इन्हीं के कहने का मतलब ये है कि जो ऑटोमेटिक एक कंप्यूटर से बनाई गई यानी ऑटो कैड के द्वारा जो बनाई गई ड्राइंग्स होती है, उसकी एक्यूरेसी होती है 10⁻⁻⁸ कहने का मतलब 0.2468, यहाँ तक की लाइन कोई ड्रॉ कर सकता है। यानी कि अगर आप एक पॉइंट भी शो करोगे ऐसा, तो ये बहुत बड़ी लाइन कहलाती है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लाइन है जिसकी डिस्टेंस है 10.57, क्या आप इसे स्केल से मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि स्केल से इसको कैसे मेजर करो, क्योंकि स्केल से तो बस यही मेजर होता है, यानी 1 डिजिट तक हम स्केल से मेजर कर सकते हैं। तो जब भी आपको लगे कि आपकी डायमेंशन क्या है, 2 डिजिट से बाहर है, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 3 डिजिट, 5 डिजिट से ज्यादा है, तो आप वहां पे क्या है, हैंड का यूज यानी मैनुअल मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो डिजाइनर थे, जो बड़े बड़े से इंजीनियर थे, उन्होंने सबसे पहले ऑटोकैड को क्या है, इंडस्ट्री में लाया। क्यों? क्योंकि उसकी एक्यूरेसी अच्छी है, कितनी है, 10⁻⁸ यहाँ तक की लाइन को ड्रॉ कर सकता है, एक्यूरेट है, मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, टाइम लेस टाइम टेकन है, मतलब कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट हमें क्या करता है, शो कर देता है। तो ये हमारे क्या है, ऑटोकैड के बारे में थोड़ा मैंने आपको बता दिया। अब आता है प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन साइकिल मतलब ये होता है बच्चों कि ऑटोकैड ही क्यों यूज करें उसके अंदर, क्या ऑटोकैड के बिना और कोई सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके हम कोई अन्य प्रोजेक्ट बना सकते हैं? क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट तो होगा ना कोई कोई। तो ये सारी चीजें हम प्रोडक्ट डिजाइन में समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, कस्टमर रिक्वायरमेंट आती है कि सर, आप एक इंजीनियर हो, आप एक घर बना दीजिए। कस्टमर रिक्वायरमेंट आने के बाद आप क्या करते हो, साइट विजिटिंग करते हो। साइट विजिट, साइट विजिट अगर आपने कर दी, उसके बाद आप बनाते हो 2D लेआउट, जो कि बनता है किसमें, ऑटोकैड। क्यों बनता है ऑटोकैड में? क्योंकि इसकी एक्यूरेसी सबसे अच्छी है, 10⁻⁸ इसीलिए, इसीलिए अभी तक इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला जो इस एक्यूरेसी से वर्क कर पाए। तो इसलिए इंडस्ट्री 2D में क्या करती है, आपका ऑटोकैड को यूज करती है। देन उसके बाद आता है 3D। 3D का मतलब क्या हो, मैं आगे बताऊंगा आपको। 3D सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑटोकैड के अंदर हम 3D कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट ऑटोकैड का जो 3D है, उसकी रेंडरिंग अच्छी नहीं होती है, और वॉक थ्रू नहीं बन पाता है। कहने का मतलब एक वीडियो टाइप की बनती है वॉक थ्रू की, वो नहीं बन पाती, असेंबल नहीं हो पाता है कोई चीज़। अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, तो असेंबली अगर आपको करना है, तो आप क्या है, ऑटोकैड के अंदर ये चीज़ें फीचर नहीं है प्रोवाइड जो आप कर सकते हो। 3D में हमारे जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं सिविल के लिए, वो है आपका रैबिट, आर्किटेक्चर, दूसरा आपका स्केचअप, थर्ड आपका थ्रेड एक्सप्रेस।
ये सारे सॉफ्टवेयर क्या है, 3D की यूज होता है। क्यों? क्योंकि इनकी क्या है, इनकी रेंडरिंग अच्छी है, एंड वीडियो बन सकता है। अगर आपको प्रॉपर घर की वीडियो बनानी है, इंटीरियर कैसा दिख रहा है जी, एक्सटीरियर कैसा दिख रहा है, चारों तरफ से अगर आपको वॉक थ्रो बनाना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो किसी भी सॉफ्टवेयर का। सबसे बेस्ट जो आपका है वो आपका, आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। रैबिट आर्किटेक्चर ज्यादातर आर्किटेक्चर स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपरली बीम को फॉलो करता है। स्केचअप एक एथेटिक्स पर्पस के लिए यूज होता है। अगर आपको चाहिए कि डिजाइनिंग आपको अच्छे से करनी है, बस आपको सिर्फ एक्यूरेटी नहीं चाहिए, एक्यूरेसी नहीं चाहिए उतनी अच्छे से, और आपको लगता है कि आपका जो स्केच बने वो बहुत शाइनिंग हो, पूरा एथेटिक्स हो, तो आप स्केचअप पे जा सकते हो। थ्रेडक्स में जो होता है ये थोड़ा क्रिएटिविटी करने के लिए यूज होता है। क्रिएटिविटी है ना, क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है कि कार्टून्स आप इसमें डिजाइन कर सकते हो, फैशन डिजाइनिंग के लिए यूज हो सकता है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर है थ्रेडक्स में इसके अंदर, यानी कि आर्किटेक्ट एक छोटा सा पार्ट है उसका, जिसके अंदर हम थ्रेड में काम करते हैं। बट ये जो है, ये वर्ड है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी है। इसके अंदर हर बंदा घुस सकता है, वो चाहे आपका कार्टून इंडस्ट्री का हो, आपको फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई भी अगर आपको बनाना है तो वो यूज हो सकता है, एनिमेशन आपको करना है, ये सारी वीडियो एडिटिंग करनी है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो थ्रेड में आप कर सकते हैं। क्लियर? 3D के बाद जो बनता है वो बनता है एस्टिमेट, क्योंकि किसी ड्राइंग का एस्टिमेट ही हमको यूज करना है। एस्टिमेट कैसे बनता है, वो सारी प्रोसेस आपने डिप्लोमा में या बीटेक्स में सारे में पढ़ लिया होगा। एस्टिमेट 3D के बाद बनता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास 2D ड्राइंग्स होगी, इसके बेस पे ही हम ड्राइंग देख के 3D बनाते हैं। 3D के बाद आप आइडिया लगाते हो कि इसका एस्टिमेट कितना बनता है। एस्टिमेट के बाद बनता है, जो आता है वो आता है एनालिसिस पार्ट। एनालिसिस, एनालिसिस क्या होता है कि आपने कोई बिल्डिंग्स बनाई लाइक दिस, आपके पास 2 स्टोरी बिल्डिंग, इसके ऊपर लोड लग रहा है कुछ ऐसे, फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, ये कोई एक बिल्डिंग्स है। तो अगर एनालिसिस करने का मतलब ये हुआ कि जो आपने डिजाइन किया है, क्या वो एकदम सेटिस्फाई करता है इस चीज को। कहने का मतलब कि आपने पहले कभी जो घर बनाया है वो 1 फ्लोर का था, फर्स्ट फ्लोर, यानी 1 फ्लोर का था। फ्यूचर में आपने उसके ऊपर 3 फ्लोर चढ़ा दिए, थर्ड फ्लोर। तो क्या वाकई में जो हमने डिजाइनिंग करी है, क्या वो इतनी पावरफुल है कि इस थर्ड फ्लोर तक की लोड को बियर कर पाए। तो ये सारी चीजें, ताकि आपको कंस्ट्रक्शन दोबारा से ना करना पड़े, कंस्ट्रक्शन में आपको प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए कई लोग क्या करते हैं कि जब हम डिजाइनिंग करते हैं, डिजाइनिंग करने के बाद जब प्रोसेस हो जाता है, उसको एक बार एनालिसिस करते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि हाँ मेरे घर की स्ट्रेंथ इतनी है, मेरी बिल्डिंग्स की स्ट्रेंथ इतनी है, या मैंने जो प्रोडक्ट बनाया उसकी स्ट्रेंथ इतनी है। उसके पता है, तभी तो हमें पता चलता है कि एक बिल्डिंग्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो 100 साल होती है, 100 ईयर। कैसे पता चलती है? एनालिसिस पार्ट से। उसके अंदर जो रेनफोर्समेंट यूज हुए हैं, कंक्रीट यूज हुई है ना, एग्रीगेट यूज हुए हैं, वो किस लेवल की यूज हुई, किस ग्रेड की कंक्रीट यूज हुई, डिपेंड ऑन योर साइट इंजीनियर। तो सारा चीज क्या है, एनालिसिस का पार्ट होता है। और एनालिसिस पार्ट जो हम यूज करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, इंडस्ट्री में, वो है एक स्टैट प्रो यूज होता है, एंड थ्रेड मैक्स, सॉरी, स्टैट प्रो, ई टैप एंड टेक्निक। ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो एनालिसिस का पार्ट है। स्टेट प्रो के अंदर हम आल स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं, वो चाहे कंक्रीट का हो या स्टील का। एस, जो ई टैब है, ई टैब हाई राइज बिल्डिंग के लिए यूज होता है। हाई राइज, हाई राइज मतलब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए यूज होता है, इसलिए इंडिया से बाहर भी से यूज करते हैं। तो टेक्ला पूरा स्टील इंडस्ट्री यूज करती है, स्टील स्ट्रक्चर में सब ज्यादा यूज होता है। कौन सा? टेक्ला। अगर आपको स्टील स्ट्रक्चर में काम करना हुआ नहीं, तो आप टेक्ला सीख सकते हो, और आप इसके अंदर क्या है, एनालिसिस का पार्ट कवर कर सकते हो। बट अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में काम करना है, तो आप पढ़ना पड़ेगा आपको ई टैब। अगर आपको
आल स्ट्रक्चर में काम करना है जो कि इंडिया में चलता है, यानी मल्टीटास्किंग वर्क। तो आपको कौन सा यूज होता है? स्टैंड फॉर, यही यूज ज़्यादा यूज होता है आपके इंडिया में। तो यहाँ तक हमने कवर कर दिया। अब क्या करते हैं? तो जो ऑटो कैड है, अब समझते हैं। ये तो ऑटो कैड का एक बेसिक था जो जो मैंने आपको बताया। अब ऑटो कैड के मेथड कौन कौन से वर्किंग करने के? तो दो मेथड है, एक WSM, एक लिमिट स्टेट मेथड बोल सकते हैं, UCS। यूसीएस क्या है? यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और WSM वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और यूसीएस, WCS और यूसीएस वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और आपका यूसीएस यानी यूजर कोऑर्डिनेट या यूनिवर्सल यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये दो मेथड है जो आपको यूज करना है। तो जो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, तो WCS और UCS। WCS की फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको, वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और यूसीएस की यूजर या यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अंदर हम वर्क करेंगे। तो ये दो मेथड है वर्किंग करने के कैड के अंदर। तो जो WCS है ये लेटेस्ट है, और UCS ये ओल्ड है, पुराना मेथड कैसे यूज होता था। तो इसके अंदर अगर हम WCS के अंदर काम करना है, ये तो हमें सबसे पहले याद करना है कि WCS में कैसे वर्क करते हैं। इस पे क्या है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इस पे वर्क करता है कि आपकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है और डिस्टेंस कितनी है। ये है इसका मेथड। और डब्ल्यू जो यूसीएस है, यूसीएस के मैं आपको बता देता हूँ कैसे वर्क होता है। यूसीएस के अंदर काम करने के तीन मेथड है। सबसे पहले एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड थर्ड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये मेथड है तीन, किसके अंदर? कैट के अंदर वर्किंग करने के। जो ओल्ड एज थे, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, वैसे इसको कोई नहीं बताता। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप, मैं चाहता हूँ कि आप ऑटोकैड डीप से समझें। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहले वर्किंग क्या होती थी। तो वन बाय वन थोड़ा समझते हैं कि कैसे हम यूज करते हैं। यानी एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, एंड पोलर क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो इसके अंदर हमारी कुछ नहीं करना आपको। एक्स कोमा वाई, ये क्या है? इसका फॉर्मूला है। एक्स क्या है? दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लेंथ, एंड वाई इज कॉल्ड द वर्टिकल लेंथ। ठीक। या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोल दो, इसे वर्टिकल डिस्टेंस बोल दो। बात एक ही है। दूसरा आपको क्या है? कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, चतुर्थांश। जो ये होता है ओरिजिन पॉइंट, इसे कहते हैं ओरिजिन। इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0 होते हैं, राइट। अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, मैं इधर आ रहा हूँ तो इधर की तरफ क्या होगा? नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये साइनिंग आपको याद रखनी है। नीचे की तरफ नेगेटिव नेगेटिव, और इधर क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव। ये आपको याद रखना है बेसिकली। इनके बेस पे आप पूरी ड्राइंग क्या है बना सकते हो। तो पहले हम जब ऑटोकैड करते थे तो ये चीजें हमें पता होनी थी, मतलब तब हम काम कर सकते थे। तो सपोज दैट मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ कुछ ऐसे। दिस इज A B C एंड D। इसकी डायमेंशन दे देता हूँ मैं, दिस इज 20, दिस इज 30, ये 30 है, ये 20 है, और ये 30 है। आपको फाइंड करना है इसके कोऑर्डिनेट।
कोऑर्डिनेट ए के कोऑर्डिनेट तो सिंपल सी बात है 0,0 हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ज्योमेट्री यूज हो रही है इसमें, है ना। ए से बी तक जो कोऑर्डिनेट जाएंगे वो क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे ए से बी के लिए 20, अगर आप एक्स एक्सिस में जा रहे हो 20,0। बीसी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बीसी के हो जाएंगे जिस एक्सिस में आप जा रहे हो या जिस एक्सिस में आप फॉलो कर रहे हो उस एक्सिस के आपको डायमेंशन डालनी, बाकी जीरो करना है। तो देखो मैं ए से बी तक, ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0,0, ए से बी तक के कोऑर्डिनेट हो गए 20,0, बी से सी तक के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपका, जो एक्स एक्सिस में जा नहीं रहा हूँ यानी गो थ्रू नहीं कर रहा हूँ तो वो 0 हो गया एक्स एक्सिस में, एंड वर्टिकल एक्सिस में 30 हो गया, राइट। एंड सी डी में अगर मैं बोलूँ आपको, तो सी डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जब मैं थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा हूँ यहाँ पे, तो ये क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो इधर की तरफ क्या है, नेगेटिव है, माइनस के, माइनस के है कितना, एक्स एक्सिस में जा रहा हूँ, यस 20, कोमा 0। तो आपको बस यही ध्यान रखना है सी डी के। और डी ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो देखो डी ए में क्या है, कौन सा एक्सिस में जा रहा हूँ, वर्टिकल में, तो एक्स से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। यानी हॉरिजॉन्टल में जा रहा हूँ तो ये एक्स, और वर्टिकल में जा रहा हूँ तो वी वाई, तो हॉरिजॉन्टल में जा नहीं रहा हूँ तो 0, वाई एक्सिस में जा रहा हूँ कितना, -30। तो ये क्या है, इसके कोऑर्डिनेट, इनकी हेल्प से हम ड्राइंग भी बनाएंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्लियर यहाँ तक सबको। ऐसे ही मैं आपको दूसरी ड्राइंग बता देता हूँ कि आपको कैसे बनानी है, एब्सोल्यूट, ठीक। एब्सोल्यूट सिस्टम पर रहते हैं, ध्यान रखना एक फंक्शन की होती है F12, इसको इसमें क्या रखना है, ऑन रखना है, ये बाद में पता चलेगा आपको। F12 क्या है, फंक्शन की है, आपको क्या करना है, इसे करते हैं डायनेमिक, डायनेमिक इनपुट। डायनेमिक इनपुट एक फंक्शन की होता है जिसकी हेल्प से आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्क करना है। तो वो तो आप समझ लिए, अब एक मैं और प्रोफाइल बनाता हूँ कुछ ऐसे। अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, दिस इज ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे निकालने इसके, जैसे ये मैं कह देता हूँ 20, ये आपका 30, एंड ये 40, ये आपका 20, ये 40, 40 से 40 से ये 100 हो जाएगा पूरा, और ये 20। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालता हूँ तो सबसे पहले ए के निकालेंगे, ए क्या होगा 0,0, ए से बी तक कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए से बी तक जिस एक्सेस में आपको जाना है, जिस एक्सेस को आपको फॉलो करना है उसके आपको कोऑर्डिनेट डालने हैं बस। ए से बी तक के कोऑर्डिनेट है 20,0, क्योंकि एक्स एक्सेस में जा रहे हैं। बी से सी तक के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे वो आपको डालना है, तो वो होंगे, बी से सी तक होगा, आप वो एक्सेस को फॉलो कर रहे हैं तो एक्स एक्सेस हो जाएगा 0,30। क्लियर। सी डी के कोऑर्डिनेट आपको कैसे डालने हैं, सी से डी तक अगर आप जा रहे हो तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके, एक्स एक्सिस को फॉलो कर रहे हो तो 40,0। क्लियर। डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके, डी से ई तक जा रहे हो आप, तो डी से ई अगर आपको फॉलो कर रहे हो तो वर्टिकल एक्सिस को फॉलो कर रहे हो तो एक्स एक्सिस 0 एंड वर्टिकल एक्सिस इज 20। क्लियर। अब आते हैं ई से एफ। ई से एफ करने का मतलब, अगर आप ई से एफ आ रहे हो तो आप किस तरफ आ रहे हो, नेगेटिव की तरफ आ रहे हो, यानी कि अगर मैं यहाँ कोऑर्डिनेट अपना ऑर्थो बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, और मैं इस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा हूँ, ये क्या होता है मेरा नेगेटिव होता है, थर्ड पार्ट। तो माइनस के, एक्स एक्सिस में जा रहा हूँ तो 100, वाई एक्सिस में नहीं जा रहा हूँ तो 0, ठीक। एफ जी में क्या होगा, एफ जी में जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे आपका, आप वर्टिकल एक्सिस को फॉलो करते हो और नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हो, यानी डाउनवर्ड साइड, डाउनवर्ड साइड का कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स में 0 और वाई में -20। और जी एच के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे,
अगर आप इधर की तरफ आ रहे हो, आप देखो आपकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन को है, अगर आपका कोऑर्डिनेट ये है तो आप इस डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, पॉजिटिव है, तो आपको इधर आना है जी एच की तरफ। तो कितना है, एक्स एक्सिस में जा रहे हो तो 40,0, और एच ए के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे बच्चों नीचे की तरफ। एच ए को फॉलो करता हूँ नीचे की तरफ, कौन सा एक्सिस में आ रहा हूँ मैं, वर्टिकल एक्सिस, दिस इज वर्टिकल, तो वर्टिकल एक्सिस आएगा तो एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, 0, 0, कोमा कितना है, माइनस के कितना है, 30। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इसी तरह से क्या है, सारी ड्राइंगें ऐसे ही बनती है। अब मैं एक ड्राइंग आपको बताता रहता हूँ जिसपे आपको यूज करना है। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर। अब सेकंड हमारा क्या है, पहले मैं सारे कोऑर्डिनेट निकाल देता हूँ, सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं जब कवर हो जाएगा पूरा थ्योरेटिकल पार्ट आपका ऑटोकैड का। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम थ्योरेटिकल पार्ट जो हमने कवर किए हैं, जो हमने कोऑर्डिनेट निकाले, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे कहाँ पे, ऑटोकैड। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या है, एब्सोल्यूट पढ़ लिया, एब्सोल्यूट को हमने कवर कर लिया। अब हमारा क्या है, दूसरा है हमारा रिलेटिव, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है बच्चों, इसके अंदर क्या फॉलो होता है, मैं सेम प्रोसेस, सेम, तभी तो उसका नाम रिलेटिव है, क्योंकि सेम किसकी तरह ही है, एब्सोल्यूट की तरह। बट इसके अंदर जो डायनेमिक इनपुट है F12, ये क्या रहेगा, ऑफ, ये ऑफ रहेगा। बाकी डिट्टो किसकी तरह काम करेगा, ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब F12 आप ऑफ करोगे तो इसकी जगह एक फंक्शन की यूज होगी जिसका नाम है एट द रेट। आपको ये फॉलो करना है, एंड देन आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट पुट अप करने हैं। जैसे लाइक इसका अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो, एट द रेट एक्स कोमा वाई, एक्स इसको तो ओरिजेंटल लेंथ या डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस या लेंथ। क्लियर। अब देखते हैं कैसे। एक रेक्टेंगल है, इसके कोऑर्डिनेट निकालना है, दिस इज ए बी सी एंड डी। ये आपका 20 है, ये 30 है, बस। अब इसको रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम से निकालना है, तो ए के कोऑर्डिनेट मैंने आपको बता दिया 0,0, क्योंकि ये ओरिजिन है। ए से बी तक के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए से बी तक के कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, देखो जिस एक्सिस में आप जा रहे हो, बताओ ये कौन सा एक्सिस है, तो आपको दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट। तो हॉरिजॉन्टल में आप कितना जा रहे हो, ये 20 है, तो 20,0, क्योंकि मैं वर्टिकल एक्सिस को फॉलो ही नहीं कर रहा हूँ, तो दिस इज 0। बट इसकी जगह सबसे पहले क्या लगेगा, एट द रेट। यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, एट द रेट लगाना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद आता है बीसी। बीसी के लिए आपको क्या करना है, एट द रेट लगाना है। डिस्टेंस, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसको ध्यान रखो, आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, दिस इज वर्टिकल। तो जो आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस छोड़ दिया, अब आप उसकी कोऑर्डिनेट क्या डालोगे, 0 डालोगे, 0,40 या 30, जो भी दे रखा है आपको उसको। बीसी के हो गए। सी डी के आपके क्या आ जाएंगे, सेम एट द रेट, सेम फॉलो करना, माइनस के 20,0, एंड डी ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, डी ए के कोऑर्डिनेट एट द रेट कितना आ जाएगा, डी ए माइनस के कितना, 30। तो क्यों, ये 0 हो जाएगा पहले, क्यों, एक्स एक्सिस में नहीं जा रहे आप, 0,-के 30। तो ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट आपके रिलेटिव के, सेम एज ए सिमिलर टू एब्सोल्यूट। तो बस मैं इसको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको मैं कुछ टाइम बाद आपको कवर कराऊंगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ। अब हम पढ़ते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या आता है, मैं आपको वन बाय बताता हूँ। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का फॉर्मूला है, इसमें भी वही सेम, F12 जो है डायनेमिक इनपुट, जो इनपुट है ये रहेगा ऑफ, और इसकी जगह लगेगा एट द रेट।
मैं लिख सकता हूँ एट द रेट दैट इज कॉल्ड एक्स एंगल वाई। ये क्यों लिखा मैंने आपको समझाता हूँ कि अगर ड्राइंग्स कभी मेरे पास ऐसी आ जाए लाइक दिस, आप कैसे बनोगे? या मेरे पास अगर रेक्टेंगल ही है ऐसी, आप कैसे बनोगे? ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो मैं सबसे पहले आपको ये रेक्टेंगल वाला समझाता हूँ, फिर आपका ट्रायंगल वाला समझाता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। दिस इज 30, दिस इज 50। बस ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे अपना 0,0, राइट। ए से बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एट द रेट, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ एक्स जो है ये है लेंथ वाली, नॉट वर्टिकल नॉट हॉरिजॉन्टल, सिर्फ लेंथ। वाई है एंगल, और ये सिंबल है एंगल। तो जो एक्स है वो क्या कहा मैंने, वो क्या है? लेंथ है या डिस्टेंस है। तो ए से बी तक की लेंथ या डिस्टेंस कितनी है? 30। एंगल का चिन्ह लगा दिया, सिंबल लगा दिया। अब बताओ ए से बी तक की जो लाइन है उसका एंगल कितना है? 0। ये अपना कंप्लीट। ठीक। वैसे अगर मैं बीसी के निकालूंगा तो बीसी के सेम आप ऐसे करोगे एट द रेट, लेंथ कितनी है? 50। इसमें कोई वर्टिकल और या हॉरिजॉन्टल नहीं देखना है, सिर्फ लेंथ कितनी है। एंगल लगा दिया। और एंगल कितना है इसका, तो आप चेक करोगे कि इसका एंगल अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसा होगा। कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। ये 90 इधर यहाँ तक बच्चे। सी से डी इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है। लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है एट द रेट। ये वाली लेंथ कितनी है? ये वाली आपकी 30 है। एंगल कितना होगा इसका? अगर मैं इसका ओरिजिन यहाँ शिफ्ट कर दूँ अपने ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो गया? 180। ये हो जाएगा 180 डिग्री। अगर डी ए की बात करूँ, तो डी ए का अगर मैं यहाँ चेक करूँ अपना एंगल, अगर ओरिजिन में यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक 90 या 180 पूरा, और ये प्लस 90, तो 90 प्लस 180 कितना होता है बताओ? 270, है ना। यानी कि 180, तो अपना ये वाला हो गया प्लस 90, 0 7, 8 दूनी 16, 170 का 7 आस पाई, तो 270। तो ये क्या चाहिए एट द रेट, आप क्या डालोगे? डिस्टेंस कितनी है? 50, एंगल 270। तो ये आपका क्या है? एंगल निकलता है। क्लियर यहाँ तक? अगर मैं आपको एक ड्राइंग दूँ, ये तो उसी की तरह सिमिलर था जो पहले पढ़ा। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ड्राइंग है इस टाइप से, मैं कहूँ कि ये जो एंगल है दिस इज 60, ये भी एंगल जो है वो भी 60 है, और ये जो एंगल है ये 60 है। दिस इज ए बी। अब मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट एंगल ऑफ इसका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों? 0,0। ए से बी तक के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एट द रेट, देखो ए से बी तक की डिस्टेंस है 50, ये भी 50 और ये भी 50। क्लियर? डिस्टेंस ए से बी तक की कितनी है? 50। एंगल ए से बी तक का कितना है? ए से बी तक का एंगल कितना है? 0। ठीक। बी से सी जाना है मुझे, तो एट द रेट लगा दूंगा। डिस्टेंस कितनी है? 50। एंगल कितना है इसका, अगर मैं चेक करूँ इसका एंगल, तो ये एंगल है इसका, ये 190 और ये 30, दैट इज कॉल्ड 120। क्लियर? अब आएगा सी ए के पार्ट। सी ए कितना होगा? एट द रेट लगा दिया आपने सी ए। सी ए के लिए आपको क्या करना है?
50 एंगल। अब आपको यहाँ से इस पॉइंट से लेकर यहाँ से यहाँ तक एंगल चाहिए, तो आप कितना लोगे? देखो, यहाँ से यहाँ तक का कितना हुआ? 180, 180 प्लस, अब आप देख रहे हो ये टोटल कितना है? 90 डिग्री का एंगल है। 30 आपने इधर लेना है, 30 इधर लेना है, तभी तो 60 होगा पूरा एंगल। अभी 90 में से 30 गया तो बचा कितना? 60। तो ये 60 डिग्री का एंगल है। 0, 8 14 का 4, कैरी 2, 1, 240, तो ये आ जाएगा 240। क्लियर? तो ये हमारा किस में चल रहा है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इस कोऑर्डिनेट का यूज करके हम क्या करते थे? सारी ड्राइंग बनाते थे। अब ड्राइंग कैसे बनानी है उसको मैं वन बाय आपको बताते रहता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको, अब हम ऑटोकैड पे आ चुके हैं। ये ऑटोकैड का इंटरफेस होता है। सबसे पहले जो ये होती है ऊपर वाली बार, इसे कहते हैं एप्लीकेशन बार। बीच की जो मैनुअल बार होती है इसे कहते हैं मैनुअल बार, और जो नीचे होता है इसे कहते हैं क्विक एक्सेस बार। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ये क्या है? ऑटोकैड का जीयूआई है। जीयूआई का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आप सबसे पहले जो देख लो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ऊपर का मैंने आपको बता दिया। डाउनवर्ड साइड बता देता हूँ। यहाँ पे कमांड एरिया है। यहाँ पे जो ये है, जहाँ पे लिखा है टॉप, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ये आपका जो है ये ओरिएंटेशन के लिए यूज होता है। ठीक है? यहाँ पे कुछ टूल्स है जिसे मॉडिफिकेशन टूल्स कहते हैं। यहाँ पे जो है मॉडल्स है इसे यूसेस कहते हैं। और ये हमारा क्या है? ओरिजिन है जो शिफ्ट होगा। अब हमने जो कोऑर्डिनेट किए हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया आपको? सबसे पहला हमने एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स पढ़ा। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में क्या था कि डायनेमिक इनपुट जो होता है F12, उसको क्या रखते हैं? ऑन रखते हैं। तो सबसे पहले डायनेमिक इनपुट को ऑन कर देते हैं। कर दिया हूँ। अब आपको ड्राइंग स्टार्ट कर देना। तो एल एंटर आपको प्रेस करना है, L4 लाइन कमांड। फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होता है? 0, 0 एंटर। तो देखिए आपका पहला पॉइंट क्या है? ओरिजिन से शिफ्ट हो गया है। देखो, क्लियर? सेकंड पॉइंट आपका ए से बी तक की लाइन है। सपोज दैट ए से बी तक की लाइन जो है वो है 50, एक्स एक्सिस में जा रहे हैं 50, कोमा 0 एंटर। क्लियर? अब आपको वर्टिकल में जाना है। वर्टिकल में आपको सपोज दैट वर्टिकल में 0, हॉरिजॉन्टल में गए, कोमा 30 एंटर। ये देखिए। एंड देन आपको फिर नेगेटिव साइड में आना है। तो माइनस के मैंने वही 50, कोमा 0 एंटर। अब डाउनवर्ड साइड आना है तो सेम प्रोसेस वही। आपको क्या करना है? एक्स एक्सिस में आपको 0, कोमा, नीचे की तरफ आएंगे तो कितना आएगा? माइनस के 30 एंटर। तो देखिए ये आपकी ड्राइंग बनती है। अगर आपको इसको शो कराना है तो आपको क्या है? इसकी डायमेंशन ले सकते हैं आप ऐसे। क्लियर? इसके डायमेंशन शो होगा। आपको यही ध्यान देना है। तो ये जो मेथड था इसे कहते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस तरह से आप ड्राइंग बना सकते हो। अगर मैं टी जॉइंट बनाऊं तो इसको कैसे बना सकता हूँ? सबसे पहले सेम लाइन कमांड एल एंटर करना है आपको। सबसे पहले ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं? 0, 0 एंटर करना है आपको। फिर आपको क्या करना है? आपको लाइन डिसाइड करनी है लाइक दिस। जैसे मैंने आपसे कहूँ कि 30 है, 30, 0 जाता हूँ मैं। ठीक है? आपको ऑलरेडी डिसाइड हो जाएगी लाइन कि किस टाइप सेक्शन में आपको जाना है। अब मैं क्या कर देता हूँ? पर्टिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन में आना है। आपको डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक डायरेक्शन ले लेता है। बट आपको कोऑर्डिनेट सही से डालना है। तो कोऑर्डिनेट डाल दिया मैंने कि अपवर डायरेक्शन मेरे को डालना है 0, 50 एंटर। देखिए इतना आ गया। इधर मुझे आना है, मैंने कहा इसे 0, वर्टिकल एक्सिस में जाना है मुझे 40, 0 एंटर। देखिए ऊपर जाना है तो 0, 20 एंटर। फिर मुझे इधर आना है तो मैंने इसे कह दिया है, ये मेरी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 80 और 20 60। हाँ,
माइनस के 60,0 एंटर। देखिए यहाँ तक आगे भी जाना है, नहीं, टोटल 100 हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जीरो हमारा क्या है, माइनस के 100,0 एंटर। फिर नीचे आना है, ये 20 है, ये वाला स्पेस, ये 20 है तो आपको ये लेना है। 20 के लिए क्या करोगे, नीचे की तरफ आना है आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो माइनस के 0, माइनस के 20। देखिए अब आपको इधर आना है, तो सेम कितना आना है, 40, 40, 0 एंटर। अब नीचे का आना है, नीचे कितनी डायरेक्शन है, 50। तो आपको क्या करना है, माइनस के यानी 0, माइनस के 50। देखिए आप वहाँ एंटर हो जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे ही। क्लियर यहाँ तक। अब मुझे इसकी डायमेंशन देनी है, तो आप क्लिक करो एंड देन डायमेंशन, देन डायमेंशन। ये आपका बेसिक क्लास है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ ऑटोकैड को। तो ऑटोकैड को करने के तरीके ऐसे हैं। ये तो था। अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट करूँ, तो पोलर कोऑर्डिनेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायनेमिक इनपुट ऑफ कर दो। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और अगर मैं एल कमांड डालूँ, एल एंटर किया, और एल एंटर करने के बाद आपने 0,0 डाला, आपने ओरिजिन शिफ्ट करा दिया। सेकंड के लिए आपको क्या करना है, मैं ट्रायंगल बनाना चाहता हूँ ये वाला। आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ एट द रेट दबाना है। एट द रेट कितनी वैल्यू है, 50। एंगल कितना है आपको प्रेस करना है, एंगल 0 एंटर कर दिया। दूसरा एंगल कितना था, 120, 120। आपको क्या करना है, सेम एट द रेट 50, 50 क्या है, लेंथ, एंड देन एंगल, एंगल कितना था, 120। देखिए, है ना। फिर देन उसके बाद थर्ड जो एंगल था, वो एट द रेट, लेंथ कितनी थी, 50, एंगल कितना था, 240, 240। तो देखिए, यानी कि कहने का मतलब अगर आपने एंगल सही डाले हैं तो ड्राइंग्स ऑटोमेटिक सही बन जाएगी। अगर आपने एंगल नहीं डाले सही से, तो ये क्या है, इधर उधर नहीं बन पाएगा प्रॉपर ड्राइंग। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखनी है। क्लियर यहाँ तक। तो ये तो था हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट हर कोई नहीं पढ़ाता है, उसे छोड़ दिया जाता है। बट मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ऑटोकैड का पार्ट्स है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, और कहीं पे सिलेबस में ऑटोकैड के कोऑर्डिनेट हैं, इसलिए मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कवर करा दिया है। अब आते हैं कि अब वर्किंग ऑन WCS, यानी कि वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूसीएस तो पढ़ लिए, अब WCS में काम करना है। तो WCS में काम कैसे करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कोऑर्डिनेट यूज होते हैं यूसीएस के अंदर। बट WCS में क्या होता है, ये लेटेस्ट वर्जन है, इसमें क्या होता है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यूज होता है। लाइक कैसे, मैं लाइन कमांड ली, क्लिक किया यहाँ पे, देखो एक पॉइंट मैंने कहीं पे क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। सेकंड पॉइंट क्या है, डायमेंशन शिफ्ट करेगा ऐसे। मैंने क्या, ऑर्थो। देखो अगर लाइन को आप ड्रॉ करना चाहते, देखो दैट इज कॉल्ड लाइन, इस टाइप से अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं। बट अगर लाइन को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो आप क्लिक करो F8। F8 से क्या है, लाइन या तो हॉरिजॉन्टल जाएगी या वर्टिकल। देखो, या तो हॉरिजॉन्टल जाएगी या वर्टिकल जाएगी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। देखिए, अगर आपको पर्टिकुलर एक एंगल पे चाहिए, अगर टिल्ट चाहिए एंगल, तो आपको क्या, F8 ऑन करना पड़ेगा। F8 क्या है, ऑर्थो। ऑर्थो जैसे आप क्लिक करोगे, वैसे क्या है, आपकी लाइन टिल्ट हो जाएगी, किसी भी एंगल पे चलेगी। अगर आप पर्टिकुलर किसी एंगल पे नहीं चाहिए, आपको स्ट्रेट चाहिए या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चाहिए, फिर F8 क्या कर दो आप, ऑफ ऑन कर दो। तो ये लाइन कैसे जाएगी, इंक्लाइन जाएगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ही मूव करेगी। तो ये आपका लाइन कमांड है, लाइन कमांड से यूज करते हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि जो हमने ड्राइंग्स बनाई किसके आधार पे, कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पे, वही क्या इसमें बन सकती है, यस पॉसिबल है। कैसे यार, यही आपको यूज करना है। रेक्टेंगल कमांड ली, रेक्टेंगल यूज किया, सेलेक्ट किया, डी प्रेस किया, डायमेंशन कितनी थी वो कमांड, जैसे मैंने डाल दिया 100, एंटर, 50 एंटर। तो देखो 100 बाय 50 का क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। इजी वे यही है कि आप WCS का यूज करें, है ना। लाइन कमांड लिया, आप लाइन कमांड से बना दो। इधर कितना है, 100, डायरेक्शन डिस्टेंस दे दो, डायरेक्शन दे दी इधर की तरफ कितना जाना है, 50 जाना है। फिर डायरेक्शन दे दी, कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करना, सिर्फ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस।
डायरेक्शन इधर दे दी, डिस्टेंस कितनी है 100, आ गया। डायरेक्शन दे दी ऊपर की तरफ, डिस्टेंस कितनी है 50। दैट्स इट, ये ड्राइंग बन गया। और लाइन से अगर कमांड से बाहर आना है तो एस्केप या एंटर यूज करना। ये बात क्लियर है। तो ये तो थे कुछ छोटे प्रोजेक्ट जो आप स्टार्टिंग में बना सकते हो, कुछ लाइंस के, या और भी कमांडे हैं जो मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। अब ओवरव्यू क्या हो सकता है ऑटोकैड का, ऑटोकैड के अंदर आप कैसे कैसे ड्राइंग बना सकते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब देखिए, जैसे मैं देखूं तो हमने ऑटोकैड में जो हमने पढ़ा है, हमने ऑटोकैड में लाइन कमांड पढ़ी, बहुत सारी कमांडें हैं, अभी तो बेसिक चल रहा है। तो यानी कि हमने उसका ओवरऑल व्यू समझ लिया है। अब उसके अंदर हम कैसे कैसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। देखो, आपने क्या है, सिविल से है तो आपको क्या है, सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग में कुछ स्टेप्स आपने प्लान करना है। देखिए, सबसे पहले अगर मान सपोज, सबसे पहले आपको किसी भी प्लानिंग को करने के लिए पहले थीम आपको सोचनी है। आपके अंदर इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, लाइक अगर विंडो, डोर्स, वेंटिलेशन, रूम का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, बेड का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। यानी अगर मैं स्टेयर की बात करूँ तो स्टेयर के अंदर आपको पता होना चाहिए राइजर, ट्रेड, विड्थ ऑफ स्टेयर क्या होती है, सारी चीजें आपको कवर होनी चाहिए। तब जाके आप क्या है, एक प्लानिंग कर सकते हैं। और प्लानिंग के साथ साथ आपको क्या आना चाहिए, वास्तुशास्त्र भी आना चाहिए। वास्तुशास्त्र का आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना। उसके अंदर आपको क्या क्या डायरेक्शन में क्या चीजें देनी है, ये पता होना चाहिए। दूसरा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, आपको जो प्लानिंग करनी है वो प्रिंसिपल, सर्वे के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करनी है। क्लियर। तो देखो, सर्वे का प्रिंसिपल क्या कहता है, सर्वे का फर्स्ट प्रिंसिपल बोलता है कि होल टू पार्ट। कहने का मतलब, कोई भी अगर वर्क करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले होल टू पार्ट। कहने का मतलब ये है कि काम को आपको क्या करना है, बाहर से अंदर की ओर करना है। यानी कि आपको पर्टिकुलर रूम टू रूम नहीं बनाना है, पहले आपको बाउंड्री डिसाइड करनी है। बाउंड्री डिसाइड करने के बाद आपको क्या निकालने हैं, रूम्स की प्लानिंग निकालनी है। रूम्स निकालने, टॉयलेट्स निकालने, बाथरूम निकालने, स्टे निकालने, एनी फीचर ऑफ द प्लानिंग। तो ये आपको ऐसा करना है ना, कि कई के क्या होते हैं, पहले रूम टू रूम बना लेते हैं, एक रूम बनाया, दूसरा रूम बना लिया, पता चला कि वो जो नेक्स्ट रूम है वो किसी दूसरे की बाउंड्री में आ रहा है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने इसका प्लॉट का साइज बताऊं तो इसका 25 फीट क्या था, बैक थी, और 18 फीट क्या था, फ्रंट था। तो इसमें जो प्लानिंग करी हुई है वो कुछ स्टेप्स है। देखो, एक बेडरूम दिया है, स्टार्टिंग में सबसे पहले एक बेडरूम दिया है, मास्टर बेडरूम, जिसका जो डायमेंशन है वो 9 फीट 4 इंच और 9 फीट 4 इंच। एक ठीक ठाक एरिया में क्या है, कवर कर रखा है, जिसमें एक बेड आ रखा है, एक आपका पास सोफा आ रखा है, यहाँ पे हमने क्या निकाल रखा है, प्लांटर भी दिखा रखा है, 3 फीट का डोर दिखा रखा है, टीवी यूनिट दिखा रखा है। अब ये सामने क्या है दिखा रखी है, सामने आपको विंडो दिखा रखी है। 7 फीट का गेट है, 7 फीट का गेट सफिशियंट है। आपको थोड़ा अगर बड़ा रखना है तो आप बड़ा रख सकते हो, मिनिमम 10 फीट रखिए, है ना। क्योंकि 7 फीट में क्या है कि हो सकता है सब चीजें, बट कभी अगर आपको कार की नीड पड़े, बाइक्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट तब थोड़ा क्या है, चैलेंजिंग पड़ जाता है तो घुमाना थोड़ी कार को। तो हो सके 10 फीट के आसपास आप बड़ा रख सकते हो। तो मैंने क्या है, 7 फीट का है मेन गेट रखा है, जो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे। 10 फीट 3 इंच का ये बाहर क्या आ रहा है, आउटर टॉलर। तो 9 बाई 9 का क्या है, 9 बाई 4 फीट का क्या बन गया, एक रूम ये बन गया। इसके बाद जस्ट इधर मैंने एक स्टेयर दिया आपको। स्टेयर का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताते रहूंगा। जैसे ये है ना, स्टेयर का मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पे, कि आपको स्टेप दिखाने, इस पे 15 स्टेप निकाल रखे हैं। 15 स्टेप एज अ कॉन्सेप्ट, कौन सा, टोटल राइजर कितना है, हाइट ऑफ ट्रेड कितनी है, हाइट ऑफ राइजर कितनी है, उनके बेसिस पे क्या है, नंबर ऑफ स्टेप निकलते हैं। अब बाथरूम में आ जाते हैं। तो बाथरूम में क्या हमने क्या दिखा रखा है, ये टॉयलेट दिखा रखी है और एक सिंक दिखा रखा है, और यहाँ पे हमने क्या शावर दिखा रखा है। तो आपको ध्यान रखना है, बाथरूम का साइज 4 फीट 6 इंच ठीक है, सफिशियंट है, इतना आपको यूज कर सकते हो। आपको ये चीज यहाँ नहीं चिपकानी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। आपको पर्टिकुलर इतने स्पेस में रखना है कि आपको पता होना चाहिए कहाँ पे। यहाँ पे डोर भी है। सेकंड रूम आपने यहाँ निकाल रखा है, सेकंड रूम में हमने देखे, ये ठीक ठाक रूम है, 9 फीट 6 इंच का तो इसकी ऐसे में है, और 10 फीट आपके इसका क्या है, विड्थ है। तो ये हमने निकाल रखा है। फिर हमने एक मॉडुलर किचन दिखा रखी है यहाँ पे, ये मॉडुलर किचन, एक फ्रिज का स्पेस निकाल रखा है। तो ये प्लानिंग कुछ स्टेप से कर रखी है आपको, आई होप तुम्हें समझ आया होगा कि हमने किस तरह से प्लानिंग करी। एक छोटा एरिया था, उसके अंदर जितनी अच्छे से प्लानिंग हो पाती थी वो हमने कर दी है। आपको अपना बेस्ट दे सकते हो अगर आपको अच्छा लगे।
तो आप अपने देखो, हर कोई अपनी प्लानिंग अपने अकॉर्डिंग करता है ना। तो आपका माइंड सेटअप कैसा है, आप क्या सोच, आपकी थिंकिंग पावर कैसी है, प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग होती है। तो हम आपको क्या है, हम आपको कॉन्सेप्ट बता सकते हैं कि काम कैसे करते हैं। क्लियर है? तो ये चीजें हम यहाँ पे कवर कर पाते हैं। और क्या क्या हो सकता है, तो जरूरी नहीं है, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि ऑटोकैड सिर्फ जरूरी नहीं है, ऑटोकैड इज द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर। हम इसके अंदर बहुत सारी चीजें करते हैं। ड्राफ्टमैन का सिविल ड्राफ्टमैन, सिविल इंजीनियर कर सकता है, मैकेनिकल इंजीनियर कर सकता है, इलेक्ट्रिकल कैड कर सकते हैं, है ना, इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक फील्ड में जाना है तो आपको चूज करना है ना। डिजाइनिंग बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो इसके अंदर। तो देखो कुछ और चीज दिखा देता हूँ आपको, है ना। ये हमारे पास क्या है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने बना रखे हैं इंटीरियर के, तो आप ये भी देख सकते हो। देखिए ये सारे प्रोजेक्ट है जो हमने कर रखे हैं ऑलरेडी। लिंकेज है डाटा का, है ना। तो हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट फ्रीलांसिंग भी काम कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं जॉब ओरिएंटेड क्या है ऑटोकैड। तो जॉब ओरिएंटेड ये है कि अगर आपने ऑटोकैड अच्छे से सीख लिया है तो उसके बेसिस पे आप कहीं जॉब कर सकते हैं एज अ डिजाइनर। लाइक आप ड्राफ्टिंग कर सकते हो, ड्राफ्टमैन कर सकते हो, एंड आप सिविल इंजीनियरिंग काम कर सकते हो, आप आर्किटेक्ट के जूनियर आर्किटेक्ट बन सकते हो। दूसरा क्या है कि आप इंटीरियर डिजाइन में भी जा सकते हो इसके अंदर, है ना। ये सारी चीजें हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कराती है। तो आपको अगर एक जॉब सिक्योर करनी है तो आपको क्या है, डिजाइनिंग फील्ड में जाना है। तो आज का सेशन मैं यही रखता हूँ, है ना। नेक्स्ट में हम आपको इसका अपडेटेड मतलब आपको ऑटोकैड में नेक्स्ट स्टेप कैसे पढ़ना है, ये अभी मैंने आपको ओवरऑल व्यू दिखा दिया है। बेसिक से लेकर एडवांस तक मैंने आपको बताया। एडवांस का मतलब आपको लर्न नहीं कराया, आपको समझाया, दिखाया है कि हम ये तक काम कर सकते हैं।